हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे किताब के बारे में रिव्यू करेंगे जिसका नाम क्या है, 0 to 1। इसको किसने लिखा है? पीटर थिल ने। और वो किताब बेस्ट इंटरस्टेलर बुक भी रह चुकी है। लेकिन उससे पहले आप ये पिक्चर देख रहे होंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है। इसमें एक इंसान आपको दिख रहा है, ठीक है, मतलब दिख रहे हैं एलॉन मस्क, और ये दिख रहे हैं पीटर थिल। पीटर थिल के बारे में कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो पेपाल बना है, ठीक है, जिससे आप मनी ट्रांजैक्शन करते हो, इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शन करते हो, उनमें इनका बहुत बड़ा हाथ था। मैं आपको ये भी बता दूं कि इनसे पहले शुरुआत इन्होंने ही की थी। लेकिन क्या होता है कि जो एलॉन मस्क है, एक तरफ ये अपना स्टार्ट कर रहे हैं, एक तरफ ये अपना स्टार्ट कर रहे हैं, और दोनों को जब ये चीज़ पता चलती है तो इनको ये समझ में आता है कि दोनों मिल एटलीस्ट तो टेक्नोलॉजी वही बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर एलॉन मस्क क्या करते हैं, इनके साथ मर्ज हो जाते हैं। कितना 17% या 20% के आसपास में मर्ज हो जाते हैं, और फिर इनकी देखिए टीम है पूरी, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इस टीम को क्या बोला गया था? पेपाल माफिया। इनको पेपाल माफिया क्यों बोला गया था? एक बात समझिए कि इसमें जितने लोग हैं सब जीनियस हैं। क्यों जीनियस हैं? लिंक्डइन, यूट्यूब, ठीक है, पैलेंटीन, ऐसे बहुत सारे जितने चीजें बनी हैं ये सब इन्होंने बनाए। इसके जितने मेंबर है, हर इंसान बिलियनियर है, ठीक है। हर इंसान का जो नेटवर्थ है वो 1 बिलियन से ज्यादा है, इसलिए इनको पेपाल माफिया बोला गया। माफिया का मतलब दबंग। तो दबंग ये रियल जिंदगी में नहीं है, ये दबंग कहां पे है? बिजनेस की दुनिया में, ठीक है, स्टार्टअप की दुनिया में इन्होंने कमाल कर दिया। इन लोगों ने पूरी दुनिया को ही बदल दिया। एलॉन मस्क इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। इन्होंने क्या किया? पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया। स्पेस एक्स, टेस्ला, ये सब। ये मैं चीजें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब ये किताब लिखी गई उससे पहले क्या था कि इन्होंने ये चीज कर ली थी। मैं आपको इनके बारे में खास बात बताऊं, पीटर थिल के बारे में, कि इन्होंने, ठीक है, इन्होंने फिलॉसफी से क्या किया है, मतलब अपनी डिग्री हासिल की है, ठीक है। इनके पास कोई नॉलेज नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया था? टीम बनाई थी बहुत दूर दूर से, जो बड़े बड़े मतलब स्टैनफोर्ड, अच्छे यूनिवर्सिटी से इन्होंने अच्छे लोगों को हायर किया, बेहतरीन टीम बनाई और पेपाल पे काम किया। ये तो बात हो गई पेपाल माफिया की। और फिर क्या होता है, फिर ये आगे चल के ये किताब लिखते हैं 0 to 1। दोस्तों, मैं इस किताब के बारे में आपको बताऊं, ये किताब इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई बिजनेस करना है, कोई भी बिजनेस अगर आपको करना है और आपको 100% गारंटीड चाहिए कि मैं फर्स्ट बिजनेस करूं, सक्सेसफुल हो जाए, तो ये पीटर थिल इस किताब में बताते हैं। ये बेस्ट इंटरस्टेलर भी रह चुकी है। ये किताब इतनी महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े लोग, बिल गेट्स जैसे लोग भी इस किताब को फॉलो करते हैं, क्योंकि पीटर थिल खुद एक बिलियनियर है, ठीक है। वो खुद एक फंड चलाते हैं, थिल फंड चलाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, वो पैसे देते हैं, स्टार्टअप को फ्री में मदद करते हैं। आपको ये बात जान के हैरानी होगी, जो ओयो है, ओयो कंपनी है, उसने खुद इनसे पैसा उठाया था। कितना? 75 लाख। उसने अपनी पहली फंडिंग जो उठाई थी, फ्री की फंडिंग उठाई थी, पीटर जो थिल वो है फंड है, वहां से उन्होंने पैसा उठाया था। तो पीटर थिल ये काम करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये कोई शेयर भी नहीं लेते हैं अपने, मतलब फंड देते हैं, बस चाहते हैं कि जो कंपनी है वो ग्रो करे। लोग अच्छे स्टार्टअप ये पैसा लगाते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो 1 बिलियन का ये लगभग फंड चलाते हैं। खैर, ये तो इनकी बात होगी। मेन तो मुद्दा है किताब के बारे में, क्योंकि बात है किताब के बारे में। तो देखिए, इस किताब का नाम 0 to 1 क्यों रखा गया? जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 0 to 1, ये इस किताब का नाम क्यों रखा गया? देखिए, जिस किताब के राइटर हैं पीटर थिल, वो बोलते हैं कि दुनिया में 2 तरीके के बिजनेस होते हैं। एक होता है 0 to 1, एक होता है 1 to n, ठीक है। तो जो 0 to n होता है वो बोलते हैं इन्वेंशन के बारे में, नए आइडिया के बारे में बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि जो 0 to 1 है वो क्या है? गूगल है। क्या है? गूगल है। लेकिन ट्विटर है। लेकिन 0 to मतलब 1 to n क्या है? वो है कुकू। जैसे कुकू है, उनका जो चैट का बोर्ड है, ये क्या है? 1 to n है। मतलब ये बोलते हैं जब कोई नया आइडिया होता है तो उस आइडिया को क्या बोलते हैं? 0 to 1 बोलते हैं। ये ऐसे समझाते हैं कि देखिए, ये बोलते हैं कि जो पहला आइंस्टाइन है वो पहला आइंस्टाइन ही है, दूसरा कोई आइंस्टाइन नहीं हो सकता। आइंस्टाइन की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आइंस्टाइन पहले ऐसे थे, जो आइंस्टाइन थे जिन्होंने अपना काम किया। लोग क्या करते हैं? उनको फॉलो करते हैं, उनको कॉपी करते हैं। तो वो नए नहीं है, वो ओरिजिनल नहीं है। तो जो ओरिजिनल नहीं है, जो कॉपी करते हैं, तो इंप्रूव करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? 1 to n बोलते हैं। और जो नया है, जैसे फेसबुक नया है, ठीक है, टेस्ला कार नहीं आई, तो जो ओरिजिनल है, जो नया है, वो क्या है? 0 to n है। और ये बोलते हैं कि आप पूरे मार्केट में तब खलबली मचा सकते हैं जब आपका आइडिया क्या हो? यूनिक हो, इन्वेंटरी हो, ना कि ऐसा हो कि इंप्रूवमेंट बेस्ड ना हो।
देखिए होता क्या है, बहुत सारे रिसर्च होते हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या था, ओरिजिनल था, ये क्या था 0 to 1 था, लेकिन इस पे अब लोग क्या करते हैं, कि इस पे थ्योरी इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। तो जो इंप्रूवमेंट करके रिसर्च आते हैं वो नया नहीं है, तो वो बोलते हैं वो बहुत ही चीज़ें हेल्प सोसाइटी में चेंज नहीं ला सकता है, वो बहुत ही पैसा नहीं कमा सकता है, तो ऐसे आइडियाज़ को क्या बोलते हैं, 1 to n बोलते हैं। तो 0 to 1 का मतलब क्या है, ओरिजिनल, परफेक्ट, ठीक है। ऐसा आइडिया जो मार्केट को तहस नहस कर दे, ऐसा आइडिया जो मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर दे, उसको क्या बोलते हैं, 0 to n बोलते हैं। ये तो बात हो गई। अब आगे चलते हैं इस किताब के और कहानी के बारे में। इसमें जो पीटर थिल है बताते हैं, ठीक है, क्रिएटिंग ए वैल्यू और कैप्चर्ड ए वैल्यू। इसका मतलब क्या है, क्रिएटिंग ए वैल्यू और कैप्चर्ड ए वैल्यू। मैं आपको समझाता हूं। आप एयरलाइन इंडस्ट्री देख रहे हैं, ठीक है, इसमें एक एयरलाइन थी जिन्होंने क्या किया था, एक साल के अंदर, मतलब इनकी जो वैल्यू थी कितनी थी, 250 बिलियन थी, ठीक है, कितनी थी, 250 बिलियन थी, पर इनको प्रॉफिट कितना हुआ, 1 या 2 बिलियन के आसपास, बहुत कम प्रॉफिट हुआ। वहीं जो गूगल है वो क्या किया, इसकी 50 बिलियन, इनकी जो नेटवर्थ थी 50 बिलियन, लेकिन इनकी प्रॉफिट कितना जाता, इनका प्रॉफिट 80 से 90% था। तो ये बताते हैं कि आपको वैल्यू क्रिएट करने की बहुत जरूरत नहीं है, आपको वैल्यू कैप्चर करने की जरूरत है। तो ये इस बिजनेस के बारे में बताते हैं कि ऐसा बिजनेस हो जो वैल्यू कैप्चर करे, ना कि क्रिएट करे। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में अपना मैं बता रहा हूं कि एग्जांपल में आपने बताया था एक्सपेंशन बबल, बहुत सी कंपनियां वैल्यू बढ़ाती हैं पर प्रॉफिटेबल इतनी नहीं होती हैं, लेकिन बहुत सी कंपनियां कम वैल्यू होती है, उनकी 2-4 बिलियन होती है, लेकिन प्रॉफिट उनका 2 से 3 बिलियन होता है। तो इस बारे में बताते हैं पीटर थिल, कैप्चर्ड ए वैल्यू, हमको ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, ऐसी कंपनी शुरू करनी चाहिए जो मार्केट से पैसा लाए, ना कि सिर्फ एक्सपैंड होता रहे। ये इस बारे में बताते हैं। क्योंकि गूगल में क्या है, ये बताते हैं कि जो गूगल कंपनी है इसमें क्या है कि इनमें कम सोर्सेज लग के ज्यादा पैसा आता है। अगर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो कंपनी को 100 गुना 20 गुना रिटर्न देता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 100 एम्प्लॉय काम करते हैं तब जाके 2-4 एम्प्लॉय का पैसा बचता है। तो ये बताते हैं कैप्चर्ड ए वैल्यू के बारे में कि ऐसे स्टार्टअप जो वैल्यू को कैप्चर करे, वैल्यू को क्रिएट करे, ठीक है, प्रॉफिट में आए। फिर ये बात करते हैं कि मोनोपोली परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में। मोनोपोली परफेक्ट कॉम्पिटिशन का क्या मतलब ये बताते हैं। ये बोलते हैं कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि जो, जैसे कि बात समझिए, मान लीजिए आपने चिप्स बनाया, ये समझाते हैं कि जैसे कोई कंपनी चिप्स बनाती है तो क्या है कि दूसरी कंपनी भी आएगी चिप्स बनाएगी, तीसरी कंपनी भी आएगी चिप्स बनाएगी। तो इसमें क्या होता है कि जब सारी कंपनियां चिप्स बनाने लगती हैं तो अगर एक ने दाम कम किया, एक ने प्राइस कम किया, तो दूसरी कंपनी को भी प्राइस कम करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है दोनों कंपनियों को कम होने लगता है। और एक टाइम पे ऐसा आता है कि मिनिमम प्रॉफिटेबल कंपनियां काम करती हैं, जिससे क्या होता है कि पैसा कमा नहीं पाते हैं और बहुत ज्यादा टाइम तक वो कॉम्पीट करते रहते हैं। तो ये और दूसरी तरफ ये बताते हैं मोनोपोली के बारे में। ये क्या बोलते हैं कि आपका आइडिया ऐसा हो, बिजनेस ऐसा हो जो मोनोपोली क्रिएट करे। इसमें ये बोलते हैं, एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि जैसे अमेजॉन है, ठीक है, अमेजॉन क्या है कि वो एक ऐसा चीज लाया जो मार्केट में नहीं था, ठीक है। उनकी क्या था, जैसे कि एक कंपनी थी उस टाइम पे, वो क्या करती थी, किताब डिलीवर करती थी। क्या करती थी, किताब डिलीवर करती थी। लेकिन अमेजॉन क्या करता था, किताब स्टोर नहीं करता था। जब उसको ऑर्डर टेक्नोलॉजी से मिलते, उसके ऐप में मिलते, तब वो किताब डिलीवर करता। इसके तहत क्या हुआ था कि जो दूसरी कंपनी से अमेजॉन पे केस कर दिया था। ये तो दिखाते हैं कि हम बुक स्टोर है, पर ये तो बुक स्टोर करते ही नहीं है। तो मोनोपोली के बारे में बताते हैं। और ये बताते हैं कि कॉम्पिटिशन में क्या होता है, इंसान सप्रेस हो जाता है। वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, इसमें क्या है कि इसमें जो बच्चा होता है उसको कंपटीशन में रखा जाता है, हमेशा कंपटीशन में रखा जाता है। तुमको फर्स्ट आना है, तुमको फर्स्ट आना है। इससे क्या होता है बच्चा कि जहां लोग एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, वहां पे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कॉम्पीट करने लगते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, उनका ऑल द फोकस टारगेट क्या हो जाता है, नंबर्स हो जाते हैं, और क्रिएशन पे फोकस नहीं करते, वो क्रिएटिविटी पे फोकस नहीं करते। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये कुछ नया नहीं कर पाते, कुछ ऐसा क्रिएट नहीं कर पाते लाइफ में जिससे क्या हो कि लोगों की हेल्प कर सके, सोसाइटी के हेल्प कर सके। ठीक है, ये खुद अपना एग्जांपल बताते हैं। ये बोलते हैं कि जब मैं हार्वर्ड में पढ़ने गया तो मैं एक वकील बनना चाहता था। वहां पे इतना ज्यादा कंपटीशन था, मैं इतना सरप्राइज हुआ कि मैं वकील सुप्रीम कोर्ट का नहीं बन पाया। इससे भी बोलते हैं मुझे चलो ये तो फायदा हो, जब वहां से हटा तो मुझे सोचने का मौका मिला कि लाइफ में और भी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूं। फिर ये क्या करते हैं, पेपाल के बारे में सोचते हैं, एक ऐसे सिस्टम के बारे में सोचते हैं जहां से मनी ट्रांजैक्शन करना बहुत ही आसान हो सके, सस्ता हो सके। फिर ये पेपाल बनाते हैं और ये बोलते हैं अगर मैं इस कंपटीशन में रहता मैं कुछ भी नया नहीं कर पाता। तो ये बोलते हैं कंपटीशन बहुत डेंजरस है, मोनोपोली क्रिएट करने के लिए आपको हमेशा नया सोचना पड़ेगा। ये इस बारे में बताते हैं।
फिर ये अगले चैप्टर में बताते हैं दोस्तों 10x के बारे में। ये अच्छा एक चीज आपने देखा होगा कि कभी कभी आप प्रोडक्ट, जैसे मार्केट में कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है, ये बोलते हैं कि आप प्रोडक्ट उसके जैसा मत लाइए, उनसे बेटर मत लाइए। अगर एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि उसकी क्वालिटी है 1x, तो आप उसे 10 गुना बेस्ट प्रोडक्ट लाइए ताकि आप मार्केट को खत्म कर सके। वो एग्जांपल देते हैं टेस्ला का। टेस्ला का एग्जांपल वो बोलते हैं कि जो पहले की कारें थी, जब टेस्ला आई, ठीक है, तो टेस्ला एडवांस थी, उनसे 10 गुना ज्यादा एडवांस थी। आप चाहे उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखें, वो सबसे बेस्ट था, ठीक है। उनका आप चाहे मतलब टेक्नोलॉजी देख लें, वो सबसे बेस्ट था। उनका चाहे आप मतलब उनकी स्पीड देख लें, वो भी सबसे बेस्ट था। तो वो हर मामले में लगभग 10 गुना ज्यादा वो बेस्ट थी। वो बोलते हैं अगर आपको गारंटीड सक्सेस चाहिए तो आपको वो प्रोडक्ट लाना चाहिए जो मार्केट में क्या हो, 10 गुना पहले के प्रोडक्ट से 10 गुना ज्यादा बेटर हो, तो फिर गारंटी है। अदरवाइज क्या होता है कि लोगों को लत होती है उस चीज की यूज करने की, तो आपका प्रोडक्ट भला कोई क्यों यूज करेगा। तो ये बताते हैं कि जब भी आप प्रोडक्ट लाएं तो वो क्या हो, पहले के प्रोडक्ट से 10 गुना ज्यादा बेटर हो। अब आप सोचेंगे 10x के बारे में एक बुक भी है दोस्तों, आप उसको जरूर पढ़िएगा। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बुक का रिव्यू भी जरूर लाऊंगा। बहुत ही बेहतरीन बुक है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बुक है। तो ये बताते हैं 10x के बारे में। फिर दोस्तों देखिए क्या होता है, ये बताते हैं कि देखिए सर्विस के बारे में, सर्विस सेक्टर और प्रोडक्ट सेक्टर के बारे में बताते हैं। जैसे मोनोपोली की बात हो रही है तो इसमें ये बताते हैं कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग देखिए 2 तरीके के बिजनेस होते हैं। एक बिजनेस होता है सर्विस बिजनेस और एक होता है प्रोडक्ट बिजनेस। तो ये बताते हैं कि जो सर्विस बिजनेस है वो इतना ज़्यादा बहुत फ्यूचरिस्टिक नहीं है। ये बोलते हैं कि जब आप कोई बिजनेस करिए तो आप उसके बारे में ये सोच चलिए कि आने वाले क्या 20 सालों में वो सर्विस कैसी रहेगी। सर्विस बिजनेस में होता क्या है कि मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल समझिए जोमेटो का। ये बताते हैं कि सर्विस में क्या होता है, आपकी जो डिलीवरी होती है, आपका जो पैसा खर्च करने के बाद जो पैसा आपको मिलता है वो बहुत ही महंगा होता है, ठीक है। प्रोडक्ट की डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। अगर आपको फूड डिलीवर करना है तो आपको उसमें पैसा बहुत कम बचेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ एग्जाम्पल बताते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। ये बोलते हैं कि अगर आप ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी की है, इसकी डिलीवरी कॉस्ट 0 है। जरा सोचिए, आप उसको ऑनलाइन भेज सकते हैं सॉफ्टवेयर को, इसकी डिलीवरी कॉस्ट 0 है और आपको एक प्रोडक्ट एक बार बनाना है। अब वो प्रोडक्ट क्या होगा, पूरी दुनिया को दे सकते हैं। तो सोचिए आप इसमें कितनी कम एम्प्लॉय की जरूरत होगी और ये इसकी नीड कितनी है, कितना हेल्पफुल है। ये क्या कर रहा है कि वैल्यू बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहा है लोगों की लाइफ में। तो भला ये बताइए कि मोनोपोली ये क्रिएट करेगा या ये क्रिएट करेंगे, प्रॉफिटेबल कौन होगा। तो पीटर थिल बताते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो होते हैं वो सर्विस सेक्टर के बिजनेस से बहुत ही ज्यादा बेटर होते हैं। और ये भी बताते हैं कि सर्विस सेक्टर में जो बिजनेस है उसमें वैल्यू क्रिएट करना, उसमें मनी क्रिएट करना, प्रॉफिट क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए ये ऑलवेज सजेस्ट करते हैं आइडिया के बारे में, राइट चॉइस आइडिया के बारे में, कि सही आइडिया कैसे चुना जाए, ठीक है। उससे पहले हम देखेंगे मोनोपोली बिजनेस क्रिएशन। ये 4 पॉइंट बताते हैं कि जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं कि मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहला पॉइंट है सर्वे। ये क्या बोलते हैं कि लोग गलती क्या करते हैं, लोग कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, उनको लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इससे क्या होगा हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन ये बोलते हैं कभी कभी आपका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रॉब्लम तो सॉल्व करता है, ठीक है, चलिए ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्या वो हर किसी को चाहिए, क्या वो पूरे मार्केट को कैप्चर कर सकता है। तो बोलते हैं सबसे पहले आपका जो प्रोडक्ट हो वो लोगों के हिसाब से होना चाहिए कि लोगों को सच में चाहिए क्या। फिर ये बताते हैं स्टार्ट स्मॉल बिजनेस नॉट चैलेंजिंग बिग। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलते हैं कि इसकी बात करते हैं, अमेजॉन की बात करते हैं। ये बोलते हैं जब वो शुरू में आया तो उसने हर सेक्टर में घुसने की जरूरत नहीं समझी, वो हर सेक्टर में नहीं घुसा। उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसने पहले बुक से काम किया। बुक से काम करते हुए वो बताते हैं कि जो अमेजॉन होता है बुक पे काम करता है, बुक की डिलीवरी करता है, लेकिन वो अपने आप को हाईलाइट नहीं करता, बड़ी कंपनी को चैलेंज नहीं करता, क्योंकि आप अभी छोटे हैं। ये बोलते हैं कि आप अभी छोटे हैं, आप अगर उनसे लड़ने जाएंगे, उनके पास पैसा है, फंड है, वो आपको सेकंड में खत्म कर देंगे। तो आपको चैलेंज ही नहीं करना है, आपको अपने नीश पे छोटे से सेक्टर में काम करना है। जब आप यहाँ पे काम करिए फिर धीरे धीरे क्या करिए, एक्सपैंड करिए। अमेजॉन का एग्जाम्पल बताते हैं दोस्तों, और ये उनको बताते हैं कि जो अमेजॉन है वो क्या करता है, पहले बुक पे काम करता है, फिर धीरे धीरे नई वैरायटीज उसमें लाता है और इस तरीके से एक्सपैंड करना शुरू करता है। तो बोलता है मोनोपोली क्रिएट करने के सबसे पहले सर्वे आपका बढ़िया होना चाहिए, फिर ठीक है, फिर सही मार्केट, और सबसे बड़ी चीज है कि आपको बड़े लोगों को चैलेंज नहीं करना, आपको छोटे से नीच पे रह के काम करना, फिर धीरे धीरे एक्सपैंड करना है। उसके बाद एग्जांपल देते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर के बारे में ये बताते हैं कि जैसे आपको टेक्नोलॉजीज में यूज करनी है। जैसे कि ये बोलते हैं कि आपने सर्वे कर लिया, आपने नीच पे काम कर रहे हैं, आपको टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा यूज करना है,
ठीक है, आज जितनी भी कंपनियां आगे गई हैं वो सब टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा यूज की हैं। जैसे अमेजॉन आप ले लीजिए, ओयो ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, ये सब टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। दोस्तों ये बोलते हैं कि ट्रेडिशनल आइडियाज अब इतने ज़्यादा नहीं काम कर पाएंगे, तो ये बोलते हैं जब भी जो टेक्नोलॉजी आपको उसके आसपास रहना पड़ेगा, उन्हीं टेक्नोलॉजी को यूज करते जाना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे मैं अपना भी कुछ ऐड करूंगा। जैसे एक बात समझिए, मान लीजिए आज जो एजुकेशन इंडस्ट्री है उसमें क्या है कि लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में कि जो एआई है ये जगह लेगा? तो क्यों ना हम उस पर काम करें, उसके थ्रू नए नए एजुकेशन सिस्टम नई चीज़ें लाएं। ये पूरा क्या होगा, मार्केट को डिस्टर्ब कर देंगे, पूरे मार्केट को खत्म कर देंगे, और ये जो बिजनेस करेगा वो सबसे पहले अप पे होगा। तो ये बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज आपको करना बहुत बड़ा, सबसे ज़्यादा जरूरी है। और ये बोलते हैं परफेक्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, अमेजॉन है। जैसे कि मैंने बताते बताते आपको एग्जाम्पल ये बताया भी था। अमेजॉन क्यों है? अमेजॉन इन तीनों पॉइंट पे बहुत खरी उतरती है। उसके बाद सर्वे बढ़िया था, उसको पता था कि लोग आलसी हैं, लोगों को और डिलीवरी चाहिए, लोग घर बैठे अगर शॉपिंग कर सके, पूरी दुनिया की शॉपिंग घर बैठे कर सके, तो उनसे बेस्ट क्या होगा। दूसरा क्या था, उन्होंने छोटे से मार्केट को कैप्चर किया, पहले बुक के बारे में किया, फिर धीरे धीरे वो एक्सपैंड किए। तीसरा क्या था, टेक्नोलॉजी। अमेजॉन से बेस्ट टेक्नोलॉजी हमको लगता है किसी ने यूज ही नहीं किया है। तो ये सारा एग्जाम्पल ये बताते हैं, और इस तरीके से ये बताते हैं कि आपको कोई बिजनेस ऐसा क्रिएट करना है जिसमें मोनोपोली हो, तो इन चीज़ों तीनों फैक्टर को आपको क्या करना पड़ेगा, काउंटर करना पड़ेगा। फिर क्या होता है, ये एग्जांपल देते हैं कि मतलब आइडिया के बारे में बात करते हैं कि सही आइडिया कैसे चॉइस किया जाए। जैसा कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि सही आइडिया कैसे चॉइस किया जाए। देखिए ये एग्जांपल देते हैं अपने किताब में, ये बताते हैं कि फिजिक्स का एग्जांपल लीजिए। अगर आपकी टीवी खराब है, समझिए, अगर आपकी टीवी खराब है तो आप क्या करेंगे, उसको बनवा लेंगे। आपका फोन खराब है, उसको बनवा लेंगे। कॉल नहीं लगे, दूसरा फोन ले लेंगे। मतलब टेक्नोलॉजी में क्या है, सारा कुछ है, सब रिसर्च हुए, सब उसमें रिसर्च हुए हैं। आपको मंगल ग्रह पे जाना, सब कुछ जाना है। लेकिन ये बोलते हैं, लेकिन अगर आपको कोई वायरस अटैक कर दे, कोई इन्फ्लुएंजा हो जाए, कुछ हो जाए, उसका इलाज नहीं है। दोस्तों एग्जांपल के तौर पे समझिए कि जैसे कि कोई वायरस था, ठीक है, इबोला वायरस है, उसका कोई इलाज नहीं है। एड्स है, उसका कोई इलाज नहीं है। कैंसर है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये बताते हैं कि जो दुनिया है उन्होंने फिजिक्स पे ज्यादा फोकस किया, लेकिन वो बताते हैं कि राइट आइडिया कैसे चॉइस करें। ये समझाते हैं कि देखिए लोग फिजिक्स पे फोकस कर रहे हैं, उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा, उसमें सारी रिसर्च हो चुके हैं, लेकिन जो रिसर्च नहीं हुआ है वो कहाँ नहीं हुआ है, न्यूट्रिशन पे। एग्जाम्पल समझाते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी और न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं। बोलते हैं एक इंसान है जो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग थ्योरी पे रिसर्च कर रहा है, उस पर काम कर रहा है, लेकिन क्या है, स्ट्रिंग थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल करना बहुत ही मुश्किल है, एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकता, उसको प्रैक्टिकल लाना भी बहुत मुश्किल है। तो इसमें तो आप कोई पैसा कमा नहीं सकते। इसीलिए आइंस्टाइन, गैलीलियो लोग अमीर कभी नहीं हो पाए, क्योंकि इन्होंने थ्योरी पे काम किया। लेकिन यही बताते हैं कि जो दूसरा सेक्टर है वो क्या है, न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो बोलते हैं कि आज हर एक इंसान हेल्थ के बारे में अवेयर है। हर कोई इंसान चाहता है कि वो हेल्दी चीजें खाए, हेल्दी चीजें ले, इस बारे में अनअवेयर। तो आप अगर इसमें रिसर्च कर रहे हैं, न्यूट्रिशन में काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन में नए नए प्रोडक्ट ला रहे हैं जिसमें कॉम्पिटिशन नहीं है, ये नया है, ये क्या है, यूनिक है, ये क्या है, 0 to 1 है। तो ये बोलते हैं कि आप अगर इसमें काम करें तो इसमें बहुत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इस सेक्टर में क्या है, बहुत सालों से कोई रिसर्च नहीं हो रहा है। अगर आप रिसर्च भी कर रहे हैं, आप कैंसर पे करिए, एड्स पे करिए, इन सब पे रिसर्च करिए। इससे क्या होगा, जो निकल के आएगा, जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो आपका अकेला होगा, पूरे मार्केट में अकेला होगा, और बहुत ही क्या होगा, क्रांतिकारी प्रोडक्ट होगा, जिससे क्या होगा कि आप पूरे मार्केट में मोनोपोली क्रिएट सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, और एक बेहतरीन से बेहतरीन बिजनेस आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर में आपको बताऊंगा स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या है। इससे क्या होता है कि नई नई हड्डियों को क्रिएट किया जाता है। अगर हड्डी कहीं फ्रैक्चर हो जाती है, स्टेम सेल की वजह से क्या होता है, इन हड्डियों को क्रिएट किया जाता है। अब सोचिए, जिस इंसान ये प्रोडक्ट बनाया होगा, क्या वो इंसान ढेर सारे पैसे नहीं कमाएगा, क्योंकि पैटेंट उसके पास है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, इसकी नीड है। बात समझिए, इसकी नीड है। आप बात समझिए कि जो कोरोना वायरस का जो सीरम लगा, इसमें कितने कॉम्पिटिटर हैं, बहुत कम। आपने देखा होगा जो टेक्नोलॉजी जो मतलब कोरोना वायरस का जो लगा था, क्या बोलते हैं, वैक्सीन लगा था, इसके जो मालिक थे वो क्या बिलियनियर बन गए। तो ये क्या है कि आप ऐसे फील्ड में बताते हैं कि इस फील्ड में आप काम करें जिस पे काम नहीं हुए हैं। ये बोलते हैं जो बायो फील्ड है, इस फील्ड में भी इतने ज़्यादा रिसर्च नहीं हुए हैं, हमें अपने माइंड के बारे में नहीं पता है। तो ये बोलते हैं कि आप ये जो मोनोपोली क्रिएट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस फील्ड में काम करें जिसपे अभी काम नहीं हुए हैं, लेकिन इसकी नीड लोगों को बहुत ज़्यादा है। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, एक थील लॉ के बारे में बताते हैं। ये बोलते हैं कि कंपनी का ये फाउंडेशन है। क्या है दोस्तों, कंपनी का ये फाउंडेशन है, थील लॉ। ये बोलते हैं कि अगर आपको कोई कंपनी शुरू करनी है, ठीक है, आपका को फाउंडर अच्छा होना चाहिए। ये क्यों बोलते हैं अगर घर आपको बहुत बड़ा बनाना है तो नींव उसकी अगर मजबूत होगी तो ही मतलब घर बड़ा बन सकता है, वरना शुरू में तो आप घर बना लेंगे, लेकिन कुछ वक्त के बाद जब घर बड़ा होगा तो घर गिर जाएगा।
वैसे ये बोलते हैं कि जिस इंसान के साथ आप काम करेंगे, जो आपको फाउंडर है, आपको एक वीबी अपनी वाइफ से ज़्यादा को फाउंडर के साथ रहना है, तो बोलते हैं कि अच्छा को फाउंडर ऐसा हो वो आपकी तरह हो, वो मतलब आपके उनके बीच में कनेक्शन बेस्ट हो, बेस्ट को फाउंडर हो। बोलते हैं कि इनके साथ काम करिए, अदरवाइज ये बोलते हैं कि आप काम शुरू ही मत करिए, बिजनेस करिए ही मत। तो बताते हैं कि जो सबसे जरूरी है वो क्या है, को फाउंडर। उसके बाद ये क्या बताते हैं, बोलते हैं टीम। देखिए दोस्तों, टीम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी लोग गलती क्या करते हैं, मान लीजिए अब आपके पास अच्छा आइडिया है, बेस्ट आइडिया है, तो ये बोलते हैं आप क्या करेंगे, आप उसमें ये कर सकते हैं, अगर पैसे कम हैं आप उनको कम सैलरी दे सकते हैं, लेकिन कम सैलरी आप देंगे तो आपके साथ नहीं रहेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कम सैलरी के साथ आप क्या कर सकते हैं, इक्विटी। वो बोलते हैं आप थोड़ी थोड़ी इक्विटी आप दे सकते हैं। और वो क्या बोलते हैं कि आपको भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे लोगों को रखने की जरूरत है तो हर कोई इंसान अपने काम में बेस्ट हो। ये क्या है, इनका थिल लॉ भी बोला जाता है, हालांकि लोग ऐसा बोलते हैं। तो बोलते हैं कि ऐसे जो टीम हो उसमें जो लोग हो वो अपने काम में क्या हो, बेस्ट हो, परफेक्ट हो। अगर कोई इंसान कोडिंग का है तो कोडिंग के काम में हो, ऐसा इंसान ना हो जो हर काम कर सके, क्योंकि वो हर काम कर सकता है लेकिन बेस्ट काम नहीं कर सकता। जब हर कोई बेस्ट काम नहीं करेगा तो जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, जो कंपनी बनेगी वो बेस्ट नहीं होगी। और ये बताते हैं कि इस रूल के बिना कोई भी कंपनी आगे नहीं जा सकती है। उसके बाद क्या है दोस्तों, वो बोलते हैं, देखिए यहाँ पे आप देखें गाड़ी, वो बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। वो बोलते हैं कि देखिए एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। सेलिंग, ये सेलिंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये बोलते हैं कि देखिए अगर आपने कोई सेल्समैन रखा है, एक बात समझिए, ये बोलते हैं कि कोई सेल्समैन है, वो क्या करता है, उसका काम क्या है, कनेक्शन बनाना। तो लोग कभी कभी उनको बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, तो घूम रहा है, लोगों से बस मिल रहा है। लेकिन मिलना क्या होता है, सोशल नेटवर्क होता है, लोगों से मिलते हैं, उनसे एक फैमिली की तरह कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन बनाने के साथ साथ ये बोलते हैं कि देखिए मान लीजिए आपने एक सेल्समैन रखा है, आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि मान लीजिए आपको गाड़ी बेचनी है, ठीक है, आपको एक गाड़ी बेचनी है, ठीक है। अगर वो सेल्समैन आपका साल में सिर्फ 2 गाड़ी बेच दे, 1 गाड़ी बेच दे, तो आपका काम हो गया। क्योंकि अगर आप उसको 1 लाख रुपया पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है, उसने 1 गाड़ी बेची, आपको 10 लाख का फायदा हुआ, तो आपको 9 लाख का फायदा एक इंसान से मिल गया। लेकिन फिर ये बोलते हैं कि लेकिन जब प्रोडक्ट छोटा होता है, जैसे कि बोलते हैं मान लीजिए आपकी बाइक है, बाइक में मान लीजिए आपको कितना मिल रहा है, 20,000 प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये बोलते हैं कि मान लीजिए उसने एक गाड़ी बेची 1 साल के अंदर, तो सैलरी उसकी 1 लाख है, तो उसको मतलब ये है कि कम से कम उसको 10 से 20 गाड़ी आपको बेचनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है कि एक सेल्समैन को क्या हो रहा है, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, और इसमें चांसेस इतने ज़्यादा कम हो जाते हैं कि हो सकता है सेल्समैन इतनी गाड़ियाँ न बेच पाए, अब लॉस में जाए। फिर ये बात करते हैं उससे भी छोटे प्रोडक्ट की, जैसे छोटे छोटे प्रोडक्ट। फिर ये बोलते हैं कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी प्राइस 1 से लेकर 10,000 के बीच में होती है, जैसे फ़ोन है, ये है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। ऐसे फ़ोन को बेचने के लिए क्या होगा कि जो आपके सेल्समैन है उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हो सकता है कि वो 100 प्रोडक्ट बेचे फिर भी वो प्रॉफिट ना निकल पाए। तो बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऐसा हो कि उसकी वैल्यू ज़्यादा हो। एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं टेस्ला के बारे में। टेस्ला ने क्या किया था, जब अमेरिका वो क्या मतलब वो फंड दे रहा था, कुछ पैसा दे रहा था, उस टाइम पे टेस्ला ने वहाँ से ढेर सारे पैसे उठा लिए। उन्होंने जब अपनी कार बनाई तो सिर्फ 100 कारें बेच के सारा पैसा उन्होंने क्या कर दिया, मतलब सारा पैसा वो उन्होंने क्या कर दिया, पे कर दिया। तो ये बोलते हैं कि अगर प्रोडक्ट आपका अच्छा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, वो एक प्रोडक्ट आपका बहुत महंगा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ऐसे प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो आपकी वर्किंग पावर है वो कम लगती है और आपको ज़्यादा रिजल्ट देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंपनियां कभी लॉस में नहीं जाती हैं। ये इनका मानना है। लेकिन मैं तो देखता हूँ ज़्यादातर छोटे प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर है और फ़ोन भी है, जैसे ओयो है, एप्पल है, ये लोग भी अच्छा ही कर रहे हैं। तो ये पूरा एक लेक्चर था जो बिजनेस के बारे में बताया गया था। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि बिजनेस का ये क्या बोला जाता है, फाउंडेशन बोला जाता है। बिजनेस का ये क्या बोला जाता है, आप समझ लीजिए पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है कि इसके बिना अगर ये तरीका आप अपने बिजनेस में लाते हैं, इनके हिसाब से बिजनेस को क्या करते हैं, क्लियरिफाई करके आप लाते हैं, तो बिजनेस 99% क्या होंगे, सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। और पीटर थिल दोस्तों नॉर्मल इंसान नहीं है, उन्होंने बहुत कम टाइम में पेपाल बनाया और ये बिलीनियर हैं और बहुत सारे ये काम अभी भी कर रहे हैं, एलॉन मस्क, तो इनकी टीम ही बहुत ही बेहतरीन थी। तो ये बुक हम जितना सीख सकें ये हमारे लिए उतनी बहुत बड़ी बात है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इस पर कमेंट करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके दोस्तों की हेल्प हो सके, आपके भाइयों की हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।